रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 9th मैथ्स न्यू बुक और चैप्टर नंबर 3 जिसका आज लेक्चर नंबर 2 है जी। आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स पर बात करेंगे हम लोग। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं वो हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस हम जो है वो सेट्स के लिए अप्लाई करते हैं। पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या होता है? इसको आमतौर पर हम लोग डिनोट करते हैं ए यूनियन बी से। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ए और बी दोनों में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कंबाइन कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, और दोनों सेट जो हैं वो हमारे जब कंबाइन कर लिए जाते हैं, फिर हम यानी दोनों ए की सेट के अंदर ए के एलिमेंट्स भी मौजूद होते हैं और बी के भी तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं सादा लफ्जों में, तो उसको हम नाम देते हैं ए यूनियन बी। ठीक है जी। तो ए यूनियन बी को हम लोग कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई यहां हम लोग बता सकते हैं कि एक्स फॉर ऑल एक्स जो है सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स जो हमारा होगा उसमें सारे एलिमेंट्स के ए के एलिमेंट्स भी मौजूद होंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ आपके पास एक्स बिलोंग्स करेगा बी, यानी तमाम एलिमेंट्स ए के भी मौजूद होंगे और बी के एलिमेंट्स भी सारे इसमें मौजूद होंगे। कोई एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूँ। इसमें देखिए ए की अगर एग्जांपल हम देखें, हमारे पास दी गई है 1 2 3 ए दिया गया है और बी यहां पर हमें दिया गया है 2 3 4 5। अब ए यूनियन बी क्या है? ए यूनियन बी, जैसे आपने वैसे भी वर्ड यूनियन सुना हुआ है, कंबाइन कर लेना, इकट्ठा कर लेना। तो ए और बी दोनों का यूनियन मतलब ये ए के एलिमेंट सारे और बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं उन दोनों को हम कंबाइन कर लेते हैं। एक बार हम लिख लेते हैं पहले 1 2 3 ये ए की जगह पर, उसके बाद दरमियान में अब यूनियन लगाते हैं, फिर बी के एलिमेंट्स 2 3 4 और 5 कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? 1 2 3 4 और 5। आपने देखा होगा 3 जो है वो दोनों में, यहां भी था 3 और यहां भी। आपने रिपीट नहीं करना होता। सेट जो है, सेट में एक ही एलिमेंट अगर दो सेट में मौजूद हैं, आप उसको इकट्ठा लिख रहे हैं यूनियन में लाकर अनदर सेट में, तो वो जो एलिमेंट है उसको 2 टाइम्स नहीं लिखना होता, रिपीट नहीं करना होता। ठीक है, एक ही बार लिखा जाता है, ये याद रखना है आपने। ये हो गया ए यूनियन बी से रिलेटेड। उसके बाद आ जाता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का क्या मतलब है? इसका मतलब होगा कि हमारे पास अगर दो सेट हैं तो उनका इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि उन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स लिए जाएं। कौन से एलिमेंट्स लिए जाएं? कॉमन। मतलब दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, लेकिन हमने वो एलिमेंट्स लेंगे जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगे, या सादा लफ्जों में सेम एलिमेंट्स होंगे दोनों में, वो हम लेते हैं। यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या हुआ कि भाई इसको डिनोट हम लोग जो है वो इस तरह से करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो सिंबल है ये किसके लिए है? इंटरसेक्शन के लिए। ठीक है जी। तो इसमें हम लोग वो तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं जो ए एंड बी बोथ दोनों में सेम होते हैं। ठीक है, वो हम लोग लिखते हैं। मतलब आप लोग अगर इसको लिखना चाहें सिंबॉलिकली, हम इसको यूं लिख सकते हैं कि एक्स फॉर ऑल एक्स, और एक्स बिलोंग करेगा हमारा ए, ठीक है, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है जी, दोनों पे बिलोंग करेगा। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी यहां पर अगर हमारे पास कोई भी सेट दिया जाए, ए हमारे पास अगर सेट है, फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रहा हूँ 1 2 3 4 और 5 हो, और सेट बी अगर हमारे पास है जी 7 4
5 6। अब आपने जो ए इंटरसेक्शन बी में क्या करना होता है, पहले तो आप लिख लीजिए ए की जगह पर सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन बी की जगह पर बी के एलिमेंट्स। अब इन दोनों में से देखना है जो कॉमन कौन कौन से हैं वो आपने यहां से निकाल लेने हैं। 1 कॉमन नहीं है दोनों में, 2 नहीं है कॉमन, 3 नहीं, 4 कॉमन है, इसमें भी 4 है, इसमें भी है, 5 कॉमन है। तो आप सिर्फ यही एलिमेंट जो 4 और 5 हैं, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, इसके ऑपरेशंस पर बात करते हुए नेक्स्ट है हमारा डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स किनको कहते हैं? जी, डिसजॉइंट सेट्स की जहां तक बात है कि वो आपका बेसिकली जो है डिसजॉइंट सेट जो है, अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं टू सेट्स का, वो एम्प्टी सेट होता है। कैसे कि मतलब सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होते हैं। जो एलिमेंट्स ए में होते हैं वो कंप्लीटली सेट बी में कोई भी एलिमेंट उसके साथ कॉमन नहीं होता, उसके सारे डिफरेंट होते हैं। यानी सेट ए के एलिमेंट्स भी डिफरेंट, सेट बी के एलिमेंट्स भी डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। तो फिर हम जो है वो उन सेट्स को जो है जब हम लोग डिसजॉइंट लेते हैं तो मोस्ट जो डिसजॉइंट सेट हमारा आता है वो एक एम्प्टी सेट हमें हासिल होता है यहाँ से। उसकी रीजन ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे सेट बी के एलिमेंट से डिफरेंट होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं, हमारे पास सेट ए अगर होता है 1 2 3, सेट बी हमारे पास होता है 4 5 6। अब देखिए, अगर हम इन दोनों में कॉमन लेना चाहें यानी इनका इंटरसेक्शन लेना चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या होगा दोनों का? ए में देखें 1 2 3 है, इंटरसेक्शन हमने लिखा 4 5 6, बी में 4 5 6 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मींस एम्प्टी सेट या जिसको आप फाई सेट कहते हैं वो हासिल होता है। तो भाई ऐसे दो सेट हमारे पास जिनके एलिमेंट्स का अगर हम लोग दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लें वो अगर फाई सेट हो तो वो हमारे सेट्स जो है वो डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। ठीक है जी, इसके बाद हम बात करते हैं ओवरलैपिंग सेट्स की। ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? देखिए भाई, ओवरलैपिंग सेट्स में ये होता है कि जब आप दो सेट्स आपके पास ऐसे हों कि उनमें दोनों सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स तो एक दूसरे के लिए सेम नहीं होंगे दोनों सेट्स में, लेकिन कुछ एलिमेंट्स सेम हों और कुछ डिफरेंट हों। सपोज मतलब सेट ए अगर हमारे पास है 1 2 3 4 5, सेट बी हमारे पास है 4 5 6 7 8। अब देखें ओवरलैपिंग जो है सेट में हमने क्या बोला कि कुछ एलिमेंट्स तो सेम होंगे, कुछ एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे दोनों में। अब अगर इनका हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास देखिए ए इंटरसेक्शन बी में दोनों सेट के, मतलब डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ, मतलब पहले सेट ए लिखते हैं फिर बी लिखते हैं फिर उसका इंटरसेक्शन के लिए, लेकिन समझाने के लिए देखें दोनों में से हम अगर देखें कि हमारे पास कॉमन क्या है तो देखें 4 दोनों में है, 5 एलिमेंट दोनों में है, यानी 4 और 5 जो है ये दोनों में मौजूद है। तो ये जो 4 5 है ये ओवरलैप करता है। ठीक है, इसको ज्यादा बेहतर जो है हम वेन डायग्राम में समझ पाते हैं कि अगर वेन डायग्राम बनाए, ये देखें इसमें मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और दूसरा सेट है मेरे पास ये सेट ए मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है जिससे आपको ओवरलैपिंग बकायदा तौर पर नजर आएगी। ये देखिए मैंने दूसरा सेट बी बनाया है, ये सेट बी है, बी के एलिमेंट क्या है 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8। देखिए जो एलिमेंट्स जो हैं ओवरलैपिंग कर रहे हैं दोनों सेट्स में वो कॉमन की वजह से
4 5 कॉमन है तो सेट ए और बी इस एरिया में क्या है, एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। बाकी एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं है वो दोनों सेट के दूसरे हिस्सों में ओवरलैपिंग वाले पार्ट में वही दो एलिमेंट्स मौजूद हैं जो दोनों में कॉमन है, 4 और 5, ठीक है जी। ये था आपका ओवरलैपिंग ऑफ सेट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ये क्या होता है? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास दो सेट हों तो उसमें से हम लोग जो है एक सेट को दूसरे सेट में से मुकम्मल तौर पर क्या कर देते हैं, माइनस कर दिया जाता है। यानी एक सेट के वो सारे एलिमेंट्स होंगे, मतलब अगर सेट ए है तो सेट ए के ए माइनस बी में वो सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो सिर्फ और सिर्फ सेट ए में होंगे। अगर कोई बी का एलिमेंट उसमें मौजूद होगा तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे, उसमें से उसको खारिज कर देंगे, निकाल देंगे। यानी डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी जो है उसको पहली बात हम डिनोट करते हैं ए माइनस बी के साथ। यानी सेट ए के वो सारे एलिमेंट्स होंगे जिसमें से हम सेट बी के एलिमेंट्स अगर कोई मौजूद हो तो हम उसको उसमें से एलिमिनेट कर देंगे, उसमें से उसको निकाल देंगे, खारिज कर देंगे। यानी सारे एलिमेंट्स बिलोंग सिर्फ ए से करेंगे, बी से कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। तो इसको हम बोलेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। एग्जांपल देता हूं आपको, सपोज हमारे पास सेट ए जो है वो है जी 1 2 3 4 5। सेट बी है हमारे पास, देखें 4 5 6 7 8। अब जब हम a माइनस बी की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि a माइनस बी में आपने सेट a के एलिमेंट्स लिखने हैं, सिर्फ सेट a के बिलोंग करेंगे। सेट b का अगर कोई एलिमेंट कॉमन है सेट a में भी तो उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। तो देखें भाई, हम सेट a के एलिमेंट लिखते हैं 1 जो कि b में ऑलरेडी देख रहे हैं नहीं है, कॉमन नहीं है दोनों में। 2 3, हाँ 4 पे आते हैं तो 4 सेट बी में भी है, सेट ए का एलिमेंट भी है, सेट बी का एलिमेंट भी है, तो हम इसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट। सेट 5 जो है, नंबर 5 जो है वो भी सेट बी में मौजूद है, ये एलिमेंट 5, तो इसको भी रिमूव कर देंगे, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास 1 2 3 जो है वो ए माइनस बी की शक्ल में हासिल होगा। और इसी तरह से अगर हम बी माइनस ए निकालना चाहें यहां से, तो अब बी के वो एलिमेंट हम लोग लिखेंगे, सेट बी के वो एलिमेंट लिखेंगे जो सेट ए में मौजूद नहीं है। यानी सिर्फ सेट बी के एलिमेंट, सिर्फ और सिर्फ सेट बी, दोनों में जो कॉमन है सादा लफ्जों में वो हम नहीं लिखेंगे, या जो बी में मौजूद है सेट ए के एलिमेंट वो हम एलिमिनेट कर देंगे। जैसे भी आप इसको अंडरस्टैंड कर सके, तो देखें 4 सेट बी में और ए में भी मौजूद है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, इसको आप रिमूव कर देंगे। 5 दोनों में है, रिमूव कर दिया। बाकी क्या बचा, 6 वो नहीं है सेट ए में, 7 8 यानी होंगे सारे सेट बी के एलिमेंट, इसमें कोई भी सेट ए का एलिमेंट जो है वो नहीं लिखा जाएगा। इवन के दोनों में है, सेट बी में भी है, ए में कॉमन, वो भी हम नहीं लिखते। इसको बोलते हैं जी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है। और ये भी बात याद रखें कि ए माइनस बी जो होता है इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए होता है। अभी आपने देख लिया कि ए माइनस बी का आंसर 1 2 3 था, बी माइनस ए दो सेट हमने वही लिए हैं, उन्हीं का ए माइनस बी माइनस ए फाइंड आउट किया है, लेकिन बी माइनस ए का आंसर डिफरेंट है ए माइनस बी का, तो इसलिए ये कभी भी इक्वल नहीं होते ए माइनस बी और बी माइनस। आगे चलते हैं हम थोड़ा सा, हम कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट पे बात करेंगे अब हम लोग जी। कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट का क्या मतलब होता है कि कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर एक यूनिवर्सल सेट यू हो, यू में से हम लोग जो है अगर हमारे पास एक सेट ए हो, हम उस सेट ए को अगर यूनिवर्सल सेट में से रिमूव कर दें तो यूनिवर्सल सेट के अंदर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रहेंगे
वो हमारा कहलाता है कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए, जिसको हम ए सी से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर ए के ऊपर ये छोटी सी लाइन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, इसको भी ए कंप्लीमेंट के लिए हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से भी। मतलब लिखने का अंदाज इसका क्या होगा, सिंबल इसकी कुछ इस तरह से होगी कि हमारा ए कंप्लीमेंट इक्वल होगा यू माइनस ए। यू रिप्रेजेंट करेगा आपके यूनिवर्सल सेट को, और ए आपका कोई भी सेट हो सकता है, गिवन सेट। लेकिन वो जो सेट ए होगा वो इस यूनिवर्सल सेट का पार्ट होगा, हिस्सा होगा। मैं जरा इसको डायग्राम से समझाता हूं, आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये एक यूनिवर्सल सेट है यू। इसी के अंदर ये देखें एक सेट ए मौजूद है, दिस वन इज सेट ए। अब यू में, यू तो यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर ही एलिमेंट ए मौजूद हो, सेट ए मौजूद होगा, यानी सेट ए के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट का हिस्सा होंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट समझ लें कि यूनिवर्सल सेट जैसे आप किसी शॉप पर जाते हैं, मैं इस तरह से आपको कहूंगा कि आप एक शॉप पर जाते हैं, वहां स्टेशनरी की शॉप है, वहां पेंसिल है, रेजर है, शार्पनर है, बहुत सी चीजें हैं, बुक्स है। अब यूनिवर्सल सेट वो शॉप है, बात समझ रहे हैं, जहां पर किताबें भी हैं, पेंसिलें भी हैं, कॉपियां भी हैं, सारा कुछ है। और सेट ए वहां पर सपोज सिर्फ पेंसिल्स हैं, ठीक है, या सेट ए सिर्फ वहां पर बुक्स हैं, या सेट ए वहां पर सिर्फ शॉर्पनर्स हैं। तो बात ये हुई कि यूनिवर्सल सेट, तो मतलब जब हम ए कंप्लीमेंट की बात करेंगे तो हमारा उसी का कंप्लीमेंट ए होगा, जो सेट जो है वो उस यूनिवर्सल सेट का पार्ट होगा, हिस्सा होगा। यानी उसी पार्ट को, उसी हिस्से को हम लोग यूनिवर्सल सेट में से निकाल देंगे। जैसे शॉप में से आप पेंसिलें सिर्फ निकाल के साइड पे रख दें, बाकी जो शॉप होगी सारी, बाकी जो चीजें हैं, वो क्या होगा, वो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ही होगा। बात की समझ आ गई। यूनिवर्सल सेट में सारा कुछ है, ए जो थी पेंसिलें थी, हमने पेंसिलें उसमें से निकाल दी, तो बाकी हमारे पास क्या होगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए। यानी ए के अलावा जो कुछ वहां है यूनिवर्सल सेट में वो रह जाएगा। मतलब इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से भी आपको सिखा देता हूं कि यू अगर हमारे पास हो, यू अगर हमारे पास हो 1 2 3 4 5, ए हमारे पास है 1 2। अब जब हम बात करेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए की, तो हम इसको यूं लिखेंगे, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यानी यू में से आपने ए को माइनस कर देना है। पहले आप यहां लिखते हैं जी, यू वो है 1 2 3 4 और 5, इसमें से माइनस किसको कर दिया, 1 2, इसको निकाल दिया, तो हमारे पास ए कंप्लीमेंट आ जाएगा। सिर्फ 1 और 2 जो है वो रिमूव हो जाएंगे, बाकी आपके पास क्या है, 3 4 5, ये आपका कंप्लीमेंट सेट होगा। ठीक है, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन है जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। अब हम वेन डायग्राम को जरा प्रॉपर्ली डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मैं अभी एक दो आपको वेन डायग्राम से समझाया था एग्जाम्पल। क्योंकि वेन डायग्राम का फायदा या मकसद यही होता है कि एक हम डिस्प्ले करते हैं, डायग्राम दिखाते हैं, तो उस डायग्राम को देखकर ही समझ आ जाती है कि भाई हम कैसे जो सेट की डिफरेंट ऑपरेशंस हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं, कैसे उनके आंसर्स ऑपरेशंस के निकाल सकते हैं। तो यहां मैं आपके सामने जो है वो इसको जरा डिस्कस करूंगा वेन डायग्राम को। उसके लिए थोड़ी सी रीडिंग कर दूं पहले वेन डायग्राम के हवाले से, कि कैसे इसका आगाज हुआ। और मैथमेटिशियन थे हमारे, या कह लें लॉजिशियन जिसको कह सकते हैं, इंग्लिश लॉजिशियन और मैथमेटिशियन भी थे, जॉन वेन। ठीक है, पहले मैं टॉपिक का नाम लिख दूं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। हमने शिनाख्त करनी है सेट्स की, लेकिन वेन डायग्राम्स की मदद से। तो वेन डायग्राम्स के हवाले से मैं आपको बता रहा था कि भाई वेन डायग्राम जो है ये बेसिकली बड़ी यूजफुल हैं। ठीक है, सेट्स के हवाले से, ठीक है, ये रिलेशन सेट के दरमियान शो करती हैं डायग्रामेटिकली, यानी आप इसको डायग्राम बनाकर जो है
वो सेट्स का रिलेशन आसानी से शो कर सकते हैं। लेकिन पहले इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाह रहा था कि इसको सबसे पहले जिसने इंट्रोड्यूस करवाया था वो इंग्लिश लॉजिशियन, मतलब, एंड वो सादा, इसके साथ साथ वो मैथमेटिशियन भी था, जॉन वेन। और इसी के नाम पर इस डायग्राम का नाम जो है वो वेन डायग्राम रखा गया है, जॉन वेन, इस मैथमेटिशियन या लॉजिशियन जो है इसके नाम पर। ठीक है जी। और इसकी थोड़ी सी ऑब्जेक्टिव वाले से भी आपके लिए है होता है कि इसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी याद कर लें साथ, टू 1883 एडी, यानी 1834 जो है इसकी डेट ऑफ बर्थ है और 1883 में इसकी वफात हो गई थी। तो ये भी बाज दफा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब पूछा जा सकता है इस हवाले से, तो इसलिए डेट ऑफ बर्थ भी आपको इसकी याद रखनी जरूरी है। जॉन वेन 1834 टू 1883 एडी, ये वो मैथमेटिशियन और लॉजिशियन है जिसने वेन डायग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। ठीक है। अब वेन डायग्राम जो है उसमें हम लोग जो है बड़ी डिटेल से जाएंगे। पहले मैं एक सिंपल आपको समझाता हूँ कि जैसे मैंने पीछे भी आपको बताया था कि अगर हम इसको यूनिवर्सल सेट कंसीडर करें, इस सारे बॉक्स को हम कहते हैं कि ये एक यूनिवर्सल सेट है, तो इसमें से जो है देखें कि हमारे पास जो सेट ये मैंने एक बनाया है, मतलब कोई भी सेट है, मतलब इसको मैंने अगर सपोज कहता हूँ कि सेट ए है, तो इसमें मैंने ये देखें लाइंस लगा दी सारी रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये मेरे पास सेट ए है, जो मैंने लाइंस, बाकी जो हिस्सा है इस सारे सेट में जो आपको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये सारा आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ये सेट ए है, इसको मैंने क्या कर दिया, लाइंस लगा के शो कर दिया, इसको मैंने बीच में से समझे रिमूव कर दिया, तो बाकी सारा जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यानी यहां पर देखें शो करना कितना आसान है, आपने कोई एलिमेंट्स नहीं लिखे, कुछ नहीं लिखा, आपने सिर्फ एक पार्ट शो किया है कि भाई इतना पार्ट वो ए है, बाकी पार्ट हमने सिर्फ लाइंस लगाकर या इसको शेड करके या किसी तरह से भी, इसमें अगर शेड कर दें, कलर कर दें, तो बाकी पार्ट हम रिमेनिंग छोड़ दें, तो बाकी जिसमें हम कलर नहीं कर रहे या लाइंस नहीं लगा रहे, वो हमारा पार्ट क्या है, वो हमारा पार्ट है जी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। यानी आसानी से हमें यहाँ से कॉम्प्लीमेंट सेट ए की समझ आ गई कि भाई कॉम्प्लीमेंट सेट क्या है। दूसरा हमें ये ऐसे यहाँ से ये भी समझ आ रही है कि यू में से हमने इस ए वाले पार्ट को क्या कर दिया है, रिमूव, यानी माइनस कर दिया है, तो फिर हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यही बाय डिफॉल्ट इसकी डेफिनेशन भी है। अब जरा हम लोग चलते हैं, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ ऑपरेशन होते हैं, उनको कैसे मेंशन किया जाता है बारी बारी डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिए भाई, पहला पार्ट है ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी, हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिवर्सल सेट में। ये देखिए, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट डायग्रामेटिकली, इसमें मैंने यहां पर एक सेट ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक को नाम दे दिया ये ए है और दूसरे को बी। अब ए यूनियन बी के लिए आपने क्या करना है कि भाई ये दोनों सेट जो हैं, हम इन दोनों को सपोज ये इस तरह से लाइंस लगा देते हैं बीच में इसके। अब देखें, यहां पर हमें ये जो सेट ए यूनियन बी है वो बकायदा तौर पर हमें नजर आ गया कि भाई पूरे सेट में से ये सारा सेट क्या है, पहले ये यूनिवर्सल सेट है, और सिर्फ जिसमें मैंने लाइंस लगाई हुई हैं, और वो भी हॉरिजेंटल लाइंस। हॉरिजेंटल लाइन जो है ए और बी में जो आपको नजर आ रही हैं, ये हमारे किस सेट को शो कर रही हैं, ए यूनियन बी के। और ये दोनों सेट कौन से हैं, पीछे भी हमने बात की थी, ये हमारे दोनों सेट की चूंकि ओवरलैपिंग नहीं है, पीछे हमने देखे थे डिफरेंट सेट, तो ये दोनों सेट चूंकि हमने लहदा-लहदा लगाए हैं, तो ये हमारे दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स। कौन से सेट हैं, डिसजॉइंट सेट्स। तो ये हमारे डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी दोनों में डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ए में डिफरेंट है, बी में डिफरेंट है, तो उनको हम ए यूनियन बी की शक्ल में यूं इसको लिखेंगे। और अगर हम यहां से इनका ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहें, तो बता सकते हैं इंटरसेक्शन बी क्या है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, वो इनका फाई होगा। ठीक है जी। या आप यहां से अगर कहें कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो एलिमेंट है वो हमें कैसे फाइंड आउट होंगे, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम एन लगाते हैं यहाँ पर,
वो हमें कैसे फाइंड आउट होंगे कि वो हमारे पास होंगे n इंटू सेट ए, उसके सारे एलिमेंट्स, और उसके साथ साथ प्लस कर लेंगे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी दोनों को क्या कर लिया, कंबाइन कर लिया, प्लस कर लिया, इकट्ठा कर लिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी हमें हासिल होते हैं। ये डिसजॉइंट सेट्स के हवाले से हमने बात की थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ओवरलैपिंग सेट्स की, ये देखिए ये मेरे पास डायग्राम है, अभी ए यूनियन बी के बारे से हम डिस्कस कर रहे हैं। अब सेट ओवरलैपिंग है, एक सेट ये है और एक सेट ये है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब देख रहे हैं आप दोनों सेट एक दूसरे पे ओवरलैप है। ओवरलैपिंग की शक्ल में भी आप बिल्कुल मतलब लगा सकते हैं। पहली बात तो ये कि इस तरह से बीच में आप लाइंस लगा दे, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि बात किन की हो रही है, ए और बी की, इसलिए लाइंस हमने सिर्फ ए बी पर लगाई। अब ओवरलैपिंग सेट में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो दोनों सेट्स को कंबाइन कर देंगे, चाहे उनमें कुछ कॉमन भी है तो ए यूनियन बी हमें हासिल हो जाता है। यानी ए यूनियन बी में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी और जो उनमें कॉमन है वो भी हमारे पास जो है वो हासिल हो जाती हैं, ठीक है यहाँ पर। लेकिन एक और चीज यहाँ आ जाती है कि अगर हम यहाँ पर इसका ए इंटरसेक्शन बी निकालें, इन दोनों का ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला था तो वो हमने देखा था कि भाई दोनों का फाई था, कोई भी एलिमेंट यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में नहीं था। क्या यहाँ पर भी ऐसी ही है? नहीं भाई, यहाँ पर देखें ये वाला पार्ट जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने सेंटर में जहाँ पर डॉट्स वगैरह लगाए हैं, है तो ये लाइंस वाली पार्ट ही लगाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये वाला जो पार्ट है, ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट जो है वो हमें बताता है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो फाई सेट नहीं, इज नॉट अ फाई सेट। यानी ये हमारा जो है यहाँ पर इज इक्वल टू जहां हमने लगाया है इसको हम काट देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट अ फाई सेट। वो हमारे पास जो है वो कुछ ना कुछ हासिल होगा। वो कैसे पता चलेगा कि वो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट वो कौन से होंगे। वो हम देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट ए मौजूद है यहाँ पर, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी मौजूद हैं। अब ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी दोनों मौजूद हैं उसमें से अगर हम देखें तो माइनस कर देंगे हम लोग क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो लिखा जाएगा, ठीक है जी, ये हमारे पास होगा, ठीक है। एलिमेंट ऑफ ए है और एलिमेंट ऑफ बी, दोनों के एलिमेंट्स में से अगर हम लोगों ने क्या कर दिया है, हमने माइनस कर दिया है किसको, हमने ए इंटरसेक्शन जो बी है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, ये हमारे पास होगा जी। उसके बाद हम आ जाते हैं एक और सेट, ए यूनियन बी ही की एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वो हमारे पास है ए सबसेट ऑफ बी। मतलब इस कंडीशन में सबसेट का मतलब क्या होता है कि ए जो है कंप्लीट पार्ट होगा बी का। बी में और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, यानी ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। ये देखें फिर से, ये यूनिवर्सल सेट है। इसमें हमारे पास देखें हम इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये मैंने एक बड़ा सेट बनाया और एक उसके अंदर ही सेट बना दिया है छोटा, छोटा सर्कल। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, यानी ए के सारे जो एलिमेंट्स ए में हैं वो हम कह सकते हैं कि वो सारे के सारे किस में हैं, बी का पार्ट है। यानी मतलब आप इस तरह से लाइंस लगाएंगे उसी तरह से सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस लगेंगी कि सारा का सारा जो सेट ए है वो पार्ट ऑफ द बी है सेट का। तो ये इस तरह से फिर हम इसका अगर हम ए यूनियन बी निकालना चाहें, यहां पर ए यूनियन बी क्या आएगा, डेफिनेटली सिर्फ बी होगा, क्योंकि ए यूनियन बी, ए तो सारे का सारा बी ही में मौजूद है। यानी ये जो बी सेट है और ये जो ए सेट है, ए पार्ट है बी का, तो यूनियन में ए और बी, ए जो है वो ए बी ही का हिस्सा है, इसलिए ए यूनियन बी जो है वो हमारे पास बी आएगा, ठीक है जी। और अगर आप इसमें से एलिमेंट्स भी लिखना चाहेंगे कि भाई अगर आप लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी के किसके इक्वल होंगे, तो वो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी के होंगे सारे के सारे। ए के तो ऑलरेडी उसी में है, तो इसलिए हम इसको यूं लिखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक और वेन डायग्राम से हम समझते हैं एक और टाइप, वो है बी
सबसेट है ए का, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब आपने वेन डायग्राम किस तरह से बनानी है, ये देखिए, ये आपकी वेन डायग्राम, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। उसी तरह से बी इज अ सबसेट ऑफ ए, तो मींस आपने उसी तरह से एक बड़ा सर्कल बनाना है और एक उसके बीच में छोटा सर्कल। लेकिन अब की बार बड़े सर्कल जो है वो ए है और स्मॉल सर्कल बी है। काम यहां भी सारा वही है कि आप इस तरह से सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर देते हैं, कुछ इसके अंदर से गुजरती हुई भी और सीधी इसी तरह से सारी। अब यहां पर भी हमें क्या समझ आ रही है कि जो सेट ए है उसके एलिमेंट्स के अंदर जो बी सेट है वो उसका पार्ट है। मींस यहां पर हम लोग पीछे हमने क्या बोला था कि भाई बी जो था, पहले ए जो था वो बी का पार्ट था, अब बी जो है वो ए का पार्ट होगा। तो अगर यहां पर हम लोग इसका भी निकालना चाहें ए यूनियन बी, तो इसका देखें ए यूनियन बी क्या होगा, वो आप समझ सकते हैं कि भाई ए यूनियन बी जो है बेसिकली हम इसको देखें तो हमारा सेट ए होगा आंसर। ए यूनियन बी क्या है, सेट ए, क्योंकि सारा का सारा सेट ए है, उसी के अंदर बी भी मौजूद है। ठीक है जी। तो बाकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी अगर लिखना चाहें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप लिखते हैं ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, वो डेफिनेटली सिंपल सी बात है कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए जो सारे के सारे वो ए यूनियन बी का हिस्सा होंगे। ये था भाई हमारा ए यूनियन बी से रिलेटेड। अब हम जरा चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी से रिलेटेड। वेन डायग्राम्स को अंडरस्टैंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी से रिलेटेड। जी, ये हमारे पास एक वेन डायग्राम है जिसमें हमारे पास यहां पर सबसे पहली जो है उसी डिसजॉइंट सेट की जो हमने ऊपर डिस्कस की है, मगर टाइप से वही चलती रहेगी। ये अभी जो टाइप फिर से आ गई ये डिसजॉइंट की है, लेकिन अब किसके लिहाज, पहले हमने ए यूनियन बी के वाले से डिस्कस की थी, अब ए इंटरसेक्शन बी के वाले से। देखिए हमारे पास ये ए है, ये हमारे पास बी है, ठीक है। हमने ए इंटरसेक्शन बी लेना है, तो ए इंटरसेक्शन बी में देखिए मैंने कहीं भी कोई भी कलर नहीं किया, कोई लाइंस नहीं लगाई, क्यों भला, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, तो भाई यहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आएगा, वो फाई होगा। क्या आंसर होगा यहां पर ए इंटरसेक्शन बी का, ए फाई। यानी एन अगर हम निकालना चाहेंगे ए इंटरसेक्शन बी का, तो उसका आंसर क्या होगा, जीरो। कोई भी नहीं होगा, कोई एलिमेंट्स नहीं होगा, जीरो एलिमेंट। ठीक है। इसी तरह से अगर हम ओवरलैपिंग वाले सीन में देखते हैं, दूसरी डायग्राम ओवरलैपिंग की, ये डिसजॉइंट की थी, ये सारी अब इससे ए इंटरसेक्शन बी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है। अब ओवरलैपिंग की बात करेंगे, जहां पर ओवरलैपिंग होती है वहां पर हम डायग्राम में वेन डायग्राम को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। देखें, एक ये सेट है, दूसरा सेट हमारे पास ये है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये वाला पार्ट जो है वो ओवरलैपिंग हो रही है। अब आप ओवरलैपिंग जो पार्ट है उसमें आप यकीनन आप मतलब दो सेट हैं, तो उसमें आप ये लाइंस लगा सकते हैं, इसकी मतलब डॉट शेडेड कर सकते हैं एरिया को, मतलब ये वाला पार्ट इसका शेडेड होगा। इसमें से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वो आपका फाई नहीं होगा। यहाँ पर आपका जो ए इंटरसेक्शन बी होगा इज नॉट इक्वल टू फाई, वो फाई नहीं होगा। यकीनन कुछ ना कुछ इसका आंसर जो है दोनों में जो भी कॉमन होगा वो हम यहाँ पर लिख सकेंगे। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है हमारा, अगर ए इज अ सबसेट ऑफ बी, उस शक्ल में ए इंटरसेक्शन बी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है, ये यूनिवर्सल सेट है जी हमारे पास। मतलब अब देखें, ए आपने लिखना है इसके सेंटर में यहां बना लें, और बी ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब देखें ए क्या है, ए पार्ट है बी का। अब हम यूनियन नहीं निकाल रहे, अब हम क्या निकाल रहे हैं, इंटरसेक्शन के हवाले से बात हो रही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी बातें ए इंटरसेक्शन बी के हवाले से हो रही हैं कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा भाई, आप देख सकते हैं कि सिर्फ ए के इक्वल होगा, बी के नहीं। ये जो ए वाला पार्ट है हमारे पास, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये हमारा होगा इंटरसेक्शन में, यही कॉमन है, हम यहाँ लिखेंगे ए। ठीक है। और अगर यहाँ से आप लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना चाहेंगे तो वो भी आप समझ सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके सिर्फ लिखेंगे, एक। क्लियर। उसके बाद आ जाता है दूसरी कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी में कि अगर बी इज अ सबसेट ऑफ ए हो, तो फिर क्या होगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए,
तो इस शक्ल में भी आप इस तरह से ही वेन डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया यू, वैसे ही बनेगा एक सर्कल बड़ा और एक छोटा, लेकिन इस दफा बी इज अ सबसेट है, तो ये बी है और ये ए है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप निकालना चाहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो वो किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। बी कॉमन है, ठीक है जी, पूरे का पूरा, क्योंकि वो सब सेट है ए का। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप चेक करना चाहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से होंगे, वो होंगे ओनली सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वही हमारे इसका आंसर में होंगे। ये था हमारा भाई। इसके बाद और कौन सा था हमारे पास पार्ट? ए माइनस बी अब हम डिस्कस करेंगे। इन्हीं सारी कंडीशंस को ए माइनस बी में, डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है, सबसेट है, हम लोग किस में डिस्कस करेंगे अब? ए माइनस बी के लिहाज। देखें, एक सेट ये है हमारे पास, ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए है, ये भी डिसजॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, डिसजॉइंट सेट की मैं बात कर रहा हूं। इसमें एक सेट ए है, एक ये हमारे पास सेट बी है। तो देखिए भाई, हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है ए माइनस बी, यानी सेट ए के हमने लेना है एलिमेंट्स को। अगर कोई बी का एलिमेंट्स उसमें है भी तो भी निकाल दे, लेकिन क्योंकि डिसजॉइंट है, ए सेपरेट सेट है, बी सेपरेट सेट है, कोई भी एलिमेंट बी का इसमें मौजूद नहीं है, तो फिर आपका ए माइनस बी सिर्फ ये ए सेट होगा। ये वाला जो सेट आपका होगा, अगर हम ए माइनस बी इसका निकालेंगे तो ए माइनस बी आपका क्या होगा आंसर? ओनली सेट ए। या नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी लिखना चाहें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी के फिर कौन से होंगे? ए माइनस बी के वो आपके होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। ठीक है जी, ये किस सेट की हमने बात की है? डिस जॉइंट सेट में कैसे होगा। और अगर इसी तरह से हम लोग जो है वो ओवरलैपिंग सेट में जाते हैं तो उसमें कैसे होगा? अब हम ओवरलैपिंग सेट की बात कर रहे हैं, मतलब डिसजॉइंट के बाद नेक्स्ट ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में हम किस तरह से वेन डायग्राम को शो करेंगे? ये देखें जी, यूनिवर्सल सेट, ये हमारे पास सेट ए और ये सेट बी। अब यहां पर ओवरलैपिंग है। अब ओवरलैपिंग में क्या है? ओवरलैपिंग में भी आप निकालना चाह रहे हैं ए माइनस बी। तो ए माइनस बी जब आप निकालेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो ए के एलिमेंट्स हैं वो तो आपके पास आएंगे, लेकिन उसमें जो बी के एलिमेंट्स ओवरलैपिंग की शक्ल में जो कॉमन है ए और बी दोनों में, ये वाला पार्ट जो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी इसमें शामिल नहीं होगा। यानी आप यहां पर लिख सकते हैं कि जो आपके पास ए माइनस बी आप निकालेंगे उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूं कि वो किस तरह से आएंगे। कि ए माइनस बी के जो एलिमेंट्स हैं उसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे ए के। ठीक है, और उसके अलावा जो है उसमें से आप माइनस कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मजीद किसके माइनस करेंगे इसमें से? ए इंटरसेक्शन बी। यानी ए के ही एलिमेंट्स आने हैं, बी के तो आएंगे ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ ये जो एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी वाला ये जो पार्ट है, ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट, ये भी आप इसमें से माइनस कर देंगे। ए में से लिखेंगे ए ही, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी भी उसमें से माइनस होगा। ये तरीकाकार होगा। अब हम बात करते हैं सबसेट्स की ए माइनस बी में। तो ये भाई हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और इसमें देखें ये अगर हमारे पास सेट ए, अब जो है सबसेट जो है हम ले रहे हैं ए को, तो अगर हम ए को सबसेट लेते हैं बी का, तो हम ए माइनस बी जब निकालेंगे तो ए माइनस बी में हमारे पास क्या आएगा? ये देखें, ए माइनस बी किसके इक्वल होगा? क्योंकि सबसेट हम ए माइनस बी कर रहे हैं, ए सारा का सारा ऑलरेडी बी के अंदर मौजूद है, तो हमारे पास जो है वो सारे एलिमेंट ही बी में मौजूद हैं ए के। तो हमारे पास आंसर क्या होगा इसका? 5 होगा, यानी एम्प्टी सेट होगा। या सादा लफ्ज में आप कह सकते हैं एन जो है ए माइनस बी जो है वो 0 होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट्स ही रिमूव हो जाएंगे ना जब हम लोग ए माइनस बी निकालेंगे। क्योंकि बी वाले जो एलिमेंट्स ए में, ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं, वो सारे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि अगर हमारे पास जो है वो बी माइनस ए वाली सीन हो, ये तो है ए माइनस बी, अगर बी माइनस ए हो
तो फिर हम इसको किस तरह से लिखेंगे, वेन डायग्राम देखें, फिर हमारे पास ये देखें, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, अब B माइनस ए है, यानी B जो है वो सबसेट है, ठीक है, और A जो है हमारे पास ये है, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास जो A माइनस बी होगा, ठीक है, उस शक्ल में अगर हम देखें तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो A है, सेट A, हम लोग अगर निकालना यहाँ पर भी A माइनस बी चाहें, मतलब अभी A माइनस बी की बात हो रही है, लेकिन इस वक्त जो है हमारे पास A जो है, B सारे का सारा A में मौजूद है, ठीक है, यानी B इज अ सबसेट ऑफ A है, इस शक्ल में हम बात कर रहे हैं। तो अगर निकालना हम यहाँ पर भी A माइनस बी ही चाहें तो फिर वो किसके इक्वल होगा, इसमें से सिर्फ B जो है वो रिमूव हो जाएगा। यानी पहली बात तो ये समझ लें कि ये फाई सेट नहीं होगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आप A माइनस बी के यहाँ से लिखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम A के लिखेंगे, लेकिन कौन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप ए लिखेंगे, जिसमें से आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी जो है उसको माइनस करके जो बी के एलिमेंट्स हैं वो सारे रिमूव कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, तो बाकी लिखेंगे। तो इस तरह से ए माइनस बी, जब पहली कंडीशन में क्या था, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यहां पर क्या था, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, वो हमने देखा कि उसमें ए माइनस बी निकालते हैं तो ए माइनस बी 5 के इक्वल होता है और 0 एलिमेंट्स। अब दूसरी कंडीशन ए माइनस बी में जो हम कर रहे हैं उसमें बी जो है वो सबसेट ऑफ ए है, इस शक्ल में हमारे पास ए माइनस बी में एलिमेंट्स होंगे, वो 5 नहीं होगा। कौन से होंगे, सिर्फ बी वाले एलिमेंट्स को रिमूव करके ए वाले एलिमेंट्स सारे आएंगे, ठीक है। ये ए माइनस बी के हवाले से था। इसी तरह से आप बी माइनस ए के हवाले से भी सारा डिस्कस कर सकते हैं। फर्क सिर्फ बेटा इतना सा पड़ेगा, जो अभी मैंने सारा आपको ए से रिलेटेड समझाया है, वही सारी बातें जो हैं वो बी माइनस ए में जाएंगी। मतलब अगर हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट उसी तरह से ले लें, अब हम बी माइनस ए की बात करें, पहले ए माइनस बी की बात की है। ये यूनिवर्सल सेट है और पहले वाला डिसजॉइंट, जैसे पीछे भी बात की, मैं सिर्फ डिस लिख रहा हूँ इसके लिए। तो देखें जी, एक हमारे पास ये बी है और ये हमारे पास ए है, तो सिंपल नजर आ रहा है। बी माइनस ए में क्या होगा कि आपका ए सारे का सारा इसमें रिमूव हो जाएगा और आंसर आपके पास बी आएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए के क्या होंगे, वो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी होंगे, ठीक है। इसी तरह से जैसे ए के हमने किए थे, वैसे ही सिर्फ फर्क यह है कि ए की जगह पर आपने बी लिख देना, बी माइनस ए। और दूसरा आपका ओवरलैपिंग में भी बिल्कुल वैसे ही आएगा। अगर हम ओवरलैपिंग में लेते हैं बी माइनस ए, ये देखें, ये दोनों सेट, ये बी और ये हमारे पास ए, कुछ एलिमेंट जो है वो यहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं, तो बी माइनस ए आपके पास क्या हो जाएगा, यानी बी माइनस ए जो है, इसमें से आप देख सकते हैं कि जो एन है वो जो दोनों ए इंटरसेक्शन बी है वो भी माइनस होगा। यानी आपके सादा लफ्जों में जो आपने लेना है, एन बी जो होगा आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसमें से एन जो आपका ए इंटरसेक्शन बी होगा या बी इंटरसेक्शन ए लिख लें, ए की बात है, वो इसमें से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से अगर हम देखते हैं ओवरलैपिंग में भी उसमें जाते हैं सबसेट्स में, यानी अब आप सबसेट्स देख रहे हैं। पहले हमने देखा था कि बी, अब ए जो है सबसेट ऑफ बी है, ठीक है जी। यानी उस शक्ल में आप देखते हैं बी माइनस ए में क्या होता है कि आपका जो ए है वो सबसेट है बी का, यानी ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो उस शक्ल में आपने निकालना, तो बेसिकली आपने है बी माइनस ए। तो बी माइनस ए जो है अगर हम इसमें से निकालेंगे तो सबसेट ऑफ ए जो है आपके पास, आप देख सकते हैं कि वो क्या है, कि वो अब आपके पास 5 नहीं होगा, सिर्फ ए जो है वो रिमूव हो जाएगा, बी के एलिमेंट जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। यानी आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर लिखना चाहेंगे बी माइनस ए, तो वो क्या होंगे कि वो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी होंगे, उसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए जो हैं वो हम रिमूव कर देंगे यहाँ से, ठीक है, लेकिन वो 5 नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसी में देखते हैं बी माइनस ए में एक और टाइप आपकी यूनिवर्सल सेट में, कि अब आपका जो है, हम यहाँ पर जो है वो बात ये करना चाह रहे हैं कि भाई अब आपका पहले तो हमने बी रखा था, अब ए जो है, मतलब ए में से सादा लफ्जों में पहले बी सबसेट था, अब बी सबसेट है, बी सबसेट ए का है, ठीक है। ये देखें बी यहाँ पर आ जाएगा आपका और यहाँ आपका ए होगा।
अब आप देखना चाहते हैं कि भाई हमारे पास जो b माइनस ए है वो क्या है। तो देखें b माइनस ए, b सारा यहां से रिमूव हो जाएगा, यानी अब आपका b जो है, b माइनस ए जो है वो क्या होगा, वो 5 होगा, कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। तो यानी आप यहां लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स b माइनस ए जो हैं वो किसके इक्वल होंगे, फिर 0 के। ये था बेटा आपके सारे वेन डायग्राम की मदद से हम लोग जो है वो आइडेंटिफिकेशन सेट्स की इस तरह से करते हैं। हम डायग्राम देखकर समझ जाते हैं कि ये डायग्राम किसकी है, ये डायग्राम किस सेट की है, हमें फौरी तौर पर जो है वो समझ आती जाती है। ये था भाई आपका टॉपिक। इसके बाद आगे हैं ऑपरेशन ऑन 3 सेट्स। अब हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन 3 सेट्स। पहले हमने जो ऑपरेशंस बात की थी वो बेसिकली 2 सेट्स पर थी। अब 3 सेट्स पर कौन कौन से ऑपरेशन आपके पास होते हैं, मतलब पहला ऑपरेशन आपके पास ये हो सकता है ए यूनियन बी यूनियन सी। एक आपके पास ऑपरेशन ये हो सकता है, हमने इनकी प्रॉपर्टीज को भी आगे डिस्कस करना है, ठीक है। या तो इस तरह से होगा या फिर आपका जो है वो इस तरह से भी हो सकता है कि ए यूनियन बी और यूनियन सी। एक ये भी हो सकता है यूनियन के लिहाज से हो गए। उसके अलावा आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर आपका हो सकता है जी ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन सी जो है वो बाहर, एक ये भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें फिफ्थ जो है वो भी आप देखें इसमें क्या हो सकता है कि अगर आपका ए यूनियन हो और बी इंटरसेक्शन सी हो, इस तरह से भी 3 मतलब सेट्स का ऑपरेशन हो सकता है, ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी। और इसी तरह से 6 में हमारे पास जो है वो हो सकता है ए यूनियन बी, और यहां पर हम लिख सकते हैं या फिर चलें दोनों को कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी भी कर सकते हैं पहले, बाद में भी कर सकते हैं, और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, एक ऑपरेशन आपका ये भी हो सकता है। उसके अलावा 7th ऑपरेशन जो है वो हमारे पास हो सकता है ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी, ठीक है। 8th ऑपरेशन जो है वो इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे फैला सकते हैं, मतलब ये जो हमने अभी लिखा है लाइक दिस, हम इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी। अब हम क्या लिखेंगे, ए यूनियन बी, बल्कि पहले लिखने ए इंटरसेक्शन बी वाला भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी और बाहर जो है यहाँ पर यूनियन सी, एक ऑपरेशन ये भी हो सकता है। और एक लास्ट 9th वाला जो ऑपरेशन है वो भी हम लिख सकते हैं ए यूनियन सी ब्रैकेट में और इंटरसेक्शन लगाकर बी यूनियन सी। ये सारे जो ऑपरेशंस हैं ये 3 सेट्स पर देख सकते हैं, सेट ए बी और सी, उन पर हम ये डिफरेंट आपने देखिए ये सारे ऑपरेशंस हम डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व भी करेंगे। ये सिर्फ आपको बताए हैं कि ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हैं। तो ये मतलब आपके यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों से रिलेटेड हैं। अब इन्हीं से कुछ प्रॉपर्टीज बनती हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बनेंगी। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह जी। डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हैं हम डिस्कस करेंगे इसके हवाले से, वही जो हमने रिलेशन सारे मैंने आपको बताए थे। पहला जो है वो है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यू, ये नाम आपने याद रखने हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूछा जाता है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, लेकिन किसकी है, यूनियन की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन साथ मेंशन करना है आपने। सेकंड देखें, मैंने लिखा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लेकिन ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप इसके लिखेंगे इसके बारे में, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव
प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इसके बाद देखें एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास जो हम डिस्कस करेंगे, वो है ए यूनियन और ब्रैकेट में है बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी और ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा यूनियन सी। ठीक है, ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? यूनियन के लिहाज से है, लेकिन कौन सी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहां लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसी तरह से फोर्थ वाली प्रॉपर्टी में क्या है? ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी, और इसको आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। ये भी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन किसकी? ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है जी, ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ये थोड़ा सा स्पेलिंग ठीक कर लें, एसोसिएटिव यहां पर भी जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है ये। और इसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपकी वो है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और ये किसके इक्वल होगी? देखें ए यूनियन बी लिखेंगे आप पहले, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? इंटरसेक्शन और ए यूनियन सी। इस तरह से प्रॉपर्टी को, ये आपकी प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। क्या लिखेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, लेकिन ओवर किसके है? यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, ओवर इंटरसेक्शन, ये इस प्रॉपर्टी का नाम होगा। यानी है तो यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेकिन ओवर इंटरसेक्शन है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज भी अभी रहती हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपकी फिफ्थ वाली थी। सिक्स वाली प्रॉपर्टी, मतलब यहां पर आपने यूनियन लगाया, तो अब आप क्या लिखेंगे? यहां पर ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में लिख देंगे बी यूनियन सी। तो देखिए अब आपने क्या करना है? ए इंटरसेक्शन बी और ब्रैकेट लगाएं, सेंटर में क्या आएगा? यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है। लिखना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, लेकिन ओवर यूनियन। थोड़ा सा फर्क होता है, बस प्रॉपर्टी को देखना है आपने, शिनाख्त करनी, पहचान करनी होती है। सेवंथ में जो प्रॉपर्टीज हैं आगे, सेवंथ और एट में आपके डी मॉर्गन्स लॉ हैं दो भाई, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन किसके इक्वल होता है? इंटरसेक्शन ए और नहीं, कंप्लीमेंट ऑफ ए और इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, एक ये है सेवंथ में, और एट्थ में भी आपका डी मॉर्गन लॉ ही है, वो होता है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है? कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। ये दोनों आपके क्या हैं? डी मॉर्गन्स लॉ है। ये क्या है दोनों? डी मॉर्गन्स लॉ। ये डी मॉर्गन्स लॉ है। तो भाई ये आपकी बेसिकली वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। ठीक है, उनके नेम शेयर किए, आपको बताया, पहचान इनकी आपको करवाई। यही आगे नेक्स्ट हमारी एग्जांपल्स में भी और फिर आगे क्वेश्चंस में भी हम लोग इनको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, बारी बारी। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको आज यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है, अभी थ्योरी आपकी चल रही है, रिमेनिंग थ्योरी, और फिर उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में
थ्योरी को कंप्लीट करेंगे क्योंकि थ्योरी काफी ज्यादा है। फिर उसके बाद हम लोग जो है इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।